Hello everyone, this is Ritu Chaudhary. Today we are going to start our last chapter from this book, Indian Politics Trends and Development. The old name of this chapter that is mentioned in your book is Recent Development in Indian Politics, and it is chapter number 9. But according to the new syllabus, this is not chapter number 9, this is chapter number 8, and the new name of this chapter is Indian Politics Trends and Developments. So don't get confused. And the CBSE also added two new topic in this chapter. Topic number 1, NDA 1234, and issue of development and governance, that I will explain you in the last video lecture of this chapter. Okay, so let's start the chapter. The chapter is Contest of 1990s. Student, basically in the previous lectures we have discussed Indian national emergency and the politics after emergency. So we have discussed up to 1977 तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जहाँ पे हमने देखा था कि जो जनता पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाती है 1977 में, जो कि 1979 में गिर जाती है। आफ्टर दैट चौधरी चरण सिंह सेम पार्टी के जो थे मेंबर वो पार्टी बनाते हैं। 5 महीने के बाद उनकी भी गवर्नमेंट गिर जाती है, और उसके बाद 1980 के अंदर इंदिरा गांधी जो है वो दोबारा से पावर में आती है। फाइन, सो basically we have discussed up to 1977, and what happened in the decade of 1980s was mentioned in chapter number 6, rise of popular movement, and the chapter number 7 also, regional aspiration, and that were deleted from your syllabus only for this year. So in this chapter basically we are going to start from 1990s, contest of 1990s। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s और व्हाट आर द डेवलपमेंट टुक प्लेस इन 1990s। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी ये पार्ट इम्पोर्टेंट है। फाइन, तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि 1990s यानी कि 89 के बाद फिर क्या हुआ। आफ्टर दैट स्टूडेंट, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेट बाई हर ओन बॉडीगार्ड ऑन 31 अक्टूबर 1984। दे बोथ वर सिख। उसके अपने ही जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो सिख होती हैं, वो इंदिरा गांधी की हत्या कर देती हैं। एंड दे वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार, यू कैन रीड चैप्टर नंबर 7, रीजनल एस्पिरेशन। तो अब उसके बाद पढ़ते हैं हम। तो उनके असैसिनेशन के बाद अब राजीव गांधी जो है वो सत्ता में आते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाते हैं। जैसे कि अक्टूबर में उनको असैसिनेट किया जाता है, दिसंबर में ही 1984 के अंदर जनरल इलेक्शन, लोकसभा जनरल इलेक्शन करवा दिए जाते हैं, जिसके अंदर जो है राजीव गांधी बहुत ज़्यादा भारी सीटों से जीतते हैं। ओके, तो अब यहाँ उसके बाद हम पढ़ेंगे कि द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट बेसिकली दैट वर टू मेक ए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आर पॉलिटिक्स। सो डेवलपमेंट नंबर 1, ओके, पहला डेवलपमेंट क्या हुआ था 1990s के दशक में, 1989 के बाद। द फर्स्ट द मोस्ट क्रूशियल डेवलपमेंट इन दिस पीरियड वॉज द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द इलेक्शन। अब 1989 के इलेक्शन में डिफीट हो जाती है कांग्रेस की, क्योंकि 1984 के अंदर, देखिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था 31 अक्टूबर 1984 में। उसके बाद इलेक्शन होने थे हमारे 1985 के अंदर, लेकिन वो कुछ टाइम पहले करा दिए जाते हैं, दिसंबर 1984 में करा दिए जाते हैं, जहाँ पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और कांग्रेस बहुत भारी सीटों से जीतती है। यानी कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में से 515 सीट कांग्रेस जो है वो लेके जाती है। 415 सीटों से कांग्रेस जीत जाती है दिस टाइम। फाइन, ओके, यहाँ पे आपका मेंशन है कि 415 सीटों से जो है वो कांग्रेस जीत जाती है। लेकिन जब उसके बाद 1989 के इलेक्शन होते हैं तो डिफीट हो जाती है बहुत बुरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की, और वो सिमट कर रह जाती है ओनली 197 सीट पर ही सिमट कर रह जाती है कांग्रेस दिस टाइम। तो ये भारी जो इतनी बड़ी जो डिफीट हुई थी, उसके पीछे ऐसा माना जा रहा है कि जो वीपी सिंह थे उस टाइम पर, वीपी सिंह जो थे वो कांग्रेस में राजीव गांधी की कैबिनेट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने काफ़ी आरोप लगाते हुए रिज़ाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से कि काफ़ी घोटाले हो रहे हैं।
ओके, तो ये भी एक रीज़न माना जाता है कि इतनी बड़ी जो डिफीट हुई थी कांग्रेस की, उसके अंदर काफ़ी करप्शन के आरोप लगाए गए थे राजीव गांधी पे। उस टाइम पे काफ़ी घोटाले, धोखाधड़ी, फ्रॉड के आरोप लगे थे बाय द वीपी सिंह। तो उस टाइम पर ऐसा भी माना जाता है, और ये कहते हुए वीपी सिंह ने रिज़ाइन कर दिया था। ओके, लेकिन साथ के साथ जो कांग्रेस होती है वो इम्प्रूव कर लेती है अपनी परफॉर्मेंस को। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उसके बाद 1991 में। 1991 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, जबकि 1989 के अंदर गवर्नमेंट आती है वीपी सिंह की। वीपी सिंह को भी कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिल पाती, लाइक द 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में से अगर आपको जीतना है तो 273 सीट तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन उस टाइम पर 273 सीट जो है वो किसी भी गवर्नमेंट को नहीं मिल पाती, किसी भी पार्टी को नहीं मिल पाती। तो ना तो कांग्रेस ही बनती है, ना कोई और पार्टी को मेजोरिटी मिलती है। लेकिन वीपी सिंह जो था, एक मतलब उनको इनवाइट किया जाता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा सीटें थी। अब सीपीआई प्लस बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। अब सीपीआई आप देख सकते हो कि जो लेफ्टीज थे, लेफ्ट विंग को फॉलो करते थे, और ऑन द अदर हैंड जो बीजेपी थी वो राइट विंग को फॉलो करती थी। तो आप देख सकते हो कि आइडियोलॉजी बिल्कुल मैटर नहीं करती। आगे हम और डीपली इसको करेंगे, जब हम कॉलिजन वाला पार्ट, हम नेक्स्ट टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो डीपली आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो उस टाइम जो वीपी सिंह गवर्नमेंट बनाते हैं, किसकी सपोर्ट से? सीपीआई के सपोर्ट से और बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनाते हैं, और वीपी सिंह की सरकार आ जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है बीजेपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और ये गवर्नमेंट जो है गिर जाती है। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, और दोबारा से मिड टर्म इलेक्शन के अंदर अपनी जो खोई हुई जो सीट थी वो कांग्रेस दोबारा से गेन कर लेती है 1991 के इलेक्शन में। फाइन, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? 1991 में दोबारा से कांग्रेस अपनी मेजोरिटी हासिल कर लेती है। बट द इलेक्शन, अब ये दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन, कि इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। कि कौन सा ईयर मार्क किया जाता है कांग्रेस सिस्टम के एंड के लिए? दैट यू हैव टू मार्क फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, कांग्रेस सिस्टम कि बेशक से उसने 1991 के इलेक्शन में दोबारा से अपनी जो थी जीत हासिल कर ली थी, अपनी सीट रिगेन कर ली थी, लेकिन 1989 का पीरियड मार्क किया जाता है, ये इलेक्शन मार्क किया जाता है एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। क्यों? क्योंकि ओनली जो सिमट के रह गई थी, इतनी कम सीट जो थी वो कांग्रेस को कभी भी नहीं मिली थी, कि सिर्फ 197 सीटों पर ही सिमट के रह गई थी। कहाँ तो पहले वाले इलेक्शन में 1984 के इलेक्शन में उसको 415 सीटें मिली थी, और कहाँ वो 197 सीट पर ही सिमट के रह गई थी। तो दैट पीरियड इज मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। सो यू हैव टू मार्क फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन ओवर हेयर। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट। ये फर्स्ट डेवलपमेंट था कि इस टाइम पीरियड को कांग्रेस सिस्टम के एक एंड का पीरियड माना जाता था। ओके, सो नाउ द सेकंड डेवलपमेंट, अब हम पढ़ेंगे कि सेकंड डेवलपमेंट क्या था। सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल इशू। देखिए, मंडल इशू मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी जो न्यूली एडेड टॉपिक कराया था उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे भी आपका थोड़ा डीपली जाएगा मंडल इशू। तो जो सेकेंड डेवलपमेंट क्या था? राइज ऑफ द मंडल इशू। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मंडल इशू किसको कहते हैं, किसको मंडल इशू कहा जाता है? तो आपको ये मार्क करना है, द डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर एंड द ओपोनेंट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वॉज नोन एज मंडल इशू। राइट, ये आपको यहाँ पे मार्क करना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द 1 मार्क क्वेश्चन कि डिफाइन मंडल इशू। अब आप समझ लीजिए कि मंडल इशू है क्या। देखिए, आपको बताया था कि जब मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी आई थी। जनता पार्टी काफ़ी बड़ा अलाइंस था, मिली जुली पार्टीज थी उसके अंदर। तो उन्होंने ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन को डिमांड किया था कि ओबीसी को, क्योंकि एससी एसटी को तो पहले मिल चुका था, तो अब ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया था। और जब तक मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बना के सौंपी, तब तक जनता गवर्नमेंट जो थी वो गिर चुकी थी। राइट, तो उसके बाद फिर 1980s में आ गई थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, जिसमें इसको कोई मतलब कोई ज़्यादा माइलेज नहीं मिला। आफ्टर दैट 1989 के अंदर जब कांग्रेस डिफीट होती है 1989 के इलेक्शन में, और वीपी सिंह अलायंस के साथ, सीपीआई के साथ और बीजेपी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो इस मंडल इशू के अंदर जितनी भी रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन क्या थी? कि सीट विल बी रिजर्व्ड इन द गवर्नमेंट जॉब एंड द ऑफिसेस।
ओके। एट द सेंटर लेवल के ऊपर सीट जो है रिजर्व रहेंगी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और 27% कोटा उनको मिलेगा। तो ये जो रिकमेंडेशन थी ना, अब वो मान ली जाती हैं और उसको अप्लाई कर दिया जाता है। तो काफ़ी बवाल होता है इस मंडल इशू पे, क्योंकि एक तरफ तो ओपोनेंट थे, एक तरफ तो जो लोअर कास्ट थे, जो वो चाहते थे कि मंडल कमीशन जो है होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, और ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, दूसरी तरफ वो क्लास थी जो जनरल क्लास हम कह सकते हैं, जनरल कैटेगरी हम कह सकते हैं, जो ये चाहते थे कि जो सिलेक्शंस है ना वो मेरिट के बेस पे होने चाहिए, ना कि किसी रिजर्वेशन के बेसिस पे। तो ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो दोनों के बीच काफ़ी वॉयलेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उस टाइम पर, जबकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सपोर्ट कर रही थी मंडल कमीशन को, चाहे वो अपोजिट पार्टी थी, चाहे वो उस टाइम पे गवर्नमेंट में थी, कोई भी थी। क्योंकि जो अदर बैकवर्ड क्लास था ना, जो लोअर क्लासेस होती हैं, वो वोट बैंक होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वो चाहती थी कि ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को मान लिया जाए। तो उस टाइम पर स्टूडेंट ने काफ़ी सुसाइड भी किए थे इस चीज़ को लेकर, बहुत वॉयलेंट हो गया था दोनों के बीच में, सपोर्टर्स के बीच में और ओपोनेंट के बीच में, ये मंडल कमीशन का इशू। जबकि वीपी सिंह जो थे वो बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं थे। जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दी थी अपनी रिकमेंडेशन पर, वो बिल्कुल मतलब अड़े रहे कि यही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, और 27% उनको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसीज को। तो ये था सारा मंडल इशू। फाइन। सो नेक्स्ट हम करते हैं, ये था हमारा सेकंड डेवलपमेंट, जो कि 1989 के अंदर जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसको किया था, जो कि नेशनल फ्रंट का था। बेसिकली पार्टी कौन सी थी? नेशनल फ्रंट, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा कहा जाता है। तो वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को माना और इसको अप्लाई किया। सो दैट वाज द सेकंड डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम। नाउ कम टू द थर्ड डेवलपमेंट। ओके, थर्ड डेवलपमेंट जो आया वो था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एज आई टोल्ड यू कि 1990s के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, third, the economic policy followed by the various government took a radically different turn. So this is known as the initiation of the structural adjustment program. इसको कहा गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसको कहा गया, जो कि 1991 में शुरू हुआ था। क्योंकि 1991 से पहले हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे एमएनसीज़ के लिए। ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम काफ़ी झेल चुके थे, क्योंकि वो भी ट्रेड के लिए ही भारत में आए थे। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड मार्केटिंग को, सारे टैरिफ्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, सब चीज़ों के ऊपर हमने बैन कर रखा था अपने लोकल ट्रेडर की सेफ्टी के लिए। लेकिन जब रिक्वायरमेंट लगी, जब इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी भारत की, तो उस टाइम पे लगा था कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। तो 1991 में हमने एलपीजी शुरू कर दी थी, राइट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली इसको इनिशिएटिव लिया था, काफ़ी इनके जो फर्स्ट इनिशिएटिव जो लिया था वो लिया था राजीव गांधी ने, राइट। तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे नहीं, लेकिन उस बार मतलब कांग्रेस आ गई थी 1991 के अंदर, और मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे, और हमारे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उससे पहले उनको, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना था उस इलेक्शन में, लेकिन उस टाइम पर राजीव गांधी का असैसिनेशन हो जाता है, तो उनकी जगह बनते हैं प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। ओके, तो जो ये एलपीजी के जो रिफॉर्म है ना, इनको लाने के लिए राजीव गांधी ने और मनमोहन सिंह ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए थे एलपीजी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए। हालांकि इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था बाय द वेरियस मूवमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस। ये कहा गया था कि भाई इस तरीके के करके कांग्रेस क्या करना चाहती है, हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं, हमारे लोकल कंज्यूमर्स हैं, उनकी तो कोई सेफ्टी नहीं है, वो तो बर्बाद हो जाएंगे, जो छोटे कंज्यूमर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था इस चीज़ को, बट द वेरियस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर इन दिस पीरियड हैव कॉन्टिन्यूड टू फॉलो दिस। ठीक है, तो दैट वाज द थर्ड डेवलपमेंट ऑफ दैट टाइम। अब फोर्थ डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द फोर्थ डेवलपमेंट। फोर्थ डेवलपमेंट हमारा था बाबरी डिस्प्यूट। नाम आपने पहले सुना होगा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, कोई नया
मैटर नहीं है ये, जिसका अभी फैसला भी आया है कि वहाँ पे राम मंदिर बनेगा। अभी इसकी पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे डिटेल में इस चैप्टर में आगे पढ़ाई जाएगी। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो फोर्थ डेवलपमेंट था ना, वो क्या था कि डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ अयोध्या, कि जो बाबरी मस्जिद, जिसको बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, उसको दिसंबर 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, डिमोलिशन हो गया था बाबरी मस्जिद का। तो ये एरिया काफ़ी डिस्प्यूटेड था। तो यहीं से जन्म होता है, ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी उभर के सामने आई वो यहीं से उभर कर सामने आई थी। एंड दीज डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ बीजेपी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व, राइट। हिंदुत्व का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग। ऐसा माना जाता, ऐसा है, कहा जाता है कि हिंदुत्व मीन्स सिर्फ एक हिंदू रिलीजन को ही बिलोंग नहीं करता, बल्कि हिंदुत्व मीन्स होता है आर्ट ऑफ लिविंग। फाइन। तो यहीं से बीजेपी काफ़ी उठाव की तरफ हो गई शुरू। इसका राइज बहुत रैपिडली होना शुरू हो गया था इसी मैटर के बाद, 1992 के बाद। फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे अपना फिफ्थ डेवलपमेंट। इसको आगे अच्छे से बताया जाएगा आपको कि ये क्या इशू था बाबरी मस्जिद। अभी के लिए आप फोर्थ डेवलपमेंट में सिर्फ इतना ही समझेंगे कि 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद का जो था वो डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद हो गया था, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स काफ़ी हो गई थी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द फिफ्थ जो डेवलपमेंट था वो क्या था, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। अब जो असैसिनेशन हो जाता है 21 मई 1991 को राजीव गांधी का, जब वो गए हुए थे कंपेनिंग करने के लिए, अपने इलेक्शन की कंपेनिंग करने के लिए गए हुए थे तमिलनाडु के अंदर। ओके, तो उस टाइम पर उनको असैसिनेट कर दिया जाता है बाय द श्रीलंकन तमिल लिंक्ड टू लिटे। देखिए लिटे, अर्लियर इन द बुक नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ द लिटे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इसकी फुल फॉर्म है। तमिल टाइगर्स भी इनको बोला जाता है। काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था श्रीलंकन तमिल्स के अंदर और सिंहला ग्रुप्स के अंदर, अपनी पावर की लड़ाई थी यहाँ पे। तो वहाँ से जो था एक सुसाइड बॉम्बर जो थे वो राजीव गांधी को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इनकी असैसिनेशन हो जाता है 1991 में, व्हेन ही वाज ऑन एन इलेक्शन कैंपेन टूर इन तमिलनाडु। इन द इलेक्शन ऑफ 1991 कांग्रेस अमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि 1991 के अंदर दोबारा से कांग्रेस की जीत होती है। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि काफ़ी सिंपैथी भी उस टाइम पे मिलती है कांग्रेस पार्टी को, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर के सामने आती है। और उसके बाद राजीव गांधी डेथ के बाद द पार्टी चूज नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि राजीव गांधी की डेथ हो जाती है उन्हीं इलेक्शन की कंपेनिंग में। 1991 के इलेक्शन की कंपेनिंग करने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं मई के अंदर। ओके, और जून के अंदर जो था इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और उसके बाद नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर जो था बना दिया जाता है। फाइन। So that's all about today's lecture. We have discussed all the 5 development and these are very important and direct question can come from here, चाहे वो 6 नंबर का है चाहे आपका 4 नंबर का है। ओके, what are the development took place in 1990s और what are the contest of 1990s. So rest part of this chapter we will discuss in the next video lecture. So thank you, have a nice day.